हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक तक। फ्रेंड्स, जब भी आप ई श्रम कार्ड के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में कई सारे बातें आने लगती है। जैसे अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा ले तो आपके हर महीने जो है अकाउंट में 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया आना चालू हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। साथ ही साथ आपको ये भी लगने लगता है कि अगर ये पैसे आने आएगा तो क्या हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर हम ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं और हम अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, अभी कॉलेज लाइफ में है, स्कूल लाइफ में है, तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ को पूरा करने के बाद अपनी तैयारी में लगे हैं, तो क्या वैसे स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं है। या फिर फैमिली में कितने मेंबर जो हैं ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं, ये और क्या ये ई श्रम कार्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो वो ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में ई श्रम कार्ड के बारे में जानेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ई श्रम कार्ड का मेन मोटिव है कि सरकार के पास वैसे लोगों का भी डिटेल हो जो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नहीं काम कर रहे हों, जिनका ईपीएफओ अकाउंट नहीं हो, ईएसआईसी के मेंबर नहीं हो, वैसे लोग का डिटेल सरकार के पास अब तक नहीं था। तो सरकार को जो भी स्कीम निकालती थी उसको सही ढंग से चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। जितने भी स्कीम आ रही है, जनधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब जितने भी स्कीम चलती है तो इसको सही तरीके से चलाने में सरकार को बहुत दिक्कत रही, क्योंकि उनके पास ये डिटेल अब तक नहीं था कि समाज में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इस श्रम कार्ड के माध्यम से अब उनके पास ऐसे लोगों का भी डिटेल होगा। तो गवर्नमेंट जो है इन स्कीम को सही तरीके से और सही अमाउंट में जो है लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना, जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, जैसे मनरेगा और बहुत सारी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है जिससे जो है ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को कुछ समय के लिए काम दिया जाता है। तो फ्रेंड, ई श्रम कार्ड की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि वो पर्सन इंडियन होना चाहिए। दूसरा, उसका एज जो है 16 साल से 59 साल के बीच का होना चाहिए। और तीसरा, वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं हो। और हम अगर बात करते हैं अब क्या कोई स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को तो ये लगता है कि हम तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, हम तो श्रमिक है नहीं, तो क्या हम भी श्रम कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई पूरे करने के बाद अपनी तैयारी में लगे हैं, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि सरकार को सिर्फ इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से ये जानना है कि आप जो है किस फील्ड में एम्प्लॉयड हैं या फिर अभी तक आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। तो इस श्रम कार्ड का मेन मकसद ये है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा हो, तैयारी कर रहा है, तो वो भी इस श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल हो। हाँ, बशर्ते उसका एज जो हो 16 साल से 59 साल के बीच का और एम्प्लॉयड है या फिर अभी तक आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। तो इस श्रम कार्ड का मेन मकसद ये है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा हो, तैयारी कर रहा है, तो वो भी इस श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल हो। हाँ, बशर्ते उसका एज जो हो 16 साल से 59 साल के बीच का। कितने भी मेंबर हो, वो मेल हो या फीमेल हो, और वो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर घर पे अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो लोग सारे लोग एलिजिबल हैं। हाँ, बशर्ते उनका एज 16 साल से 59 साल के बीच का होना। बात करने वाले हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब में जितने भी एम्प्लॉयड हैं तो वैसे लोगों को भी ई श्रम कार्ड बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो फ्रेंड, वैसे लोगों को इस ई श्रम कार्ड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ई श्रम कार्ड का सिर्फ मकसद ये है कि कितने समाज में ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका डिटेल ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास होता है, या फिर जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनका गवर्नमेंट के पास डिटेल होता है, तो वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है ई श्रम कार्ड बनाने की। पहली बात करने वाले हैं फ़ायदे और नुकसान के। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा ई श्रम कार्ड का कोई भी नुकसान नहीं है। जितने भी ई श्रम कार्ड धारक हैं उनको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जितने भी स्कीम चलाई जाती है, जैसे सोसाइटी सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम जो चलाई जा रही है, जितने भी लोग इनरोल करते हैं, जितने भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको हर महीने 50 से 200 रुपये उनके एज पे डिपेंड करता है। 50 से 200 रुपये हर महीने उनको पे करना होगा। उनको 60 साल के बाद हर महीने उनको 3000 रुपया मिलेगा एज ए पेंशन। इस श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार को ये भी फायदा होगा
कि जितने भी स्कीमें चला जा रही है वो किस लेवल पे चालू किया जाए, क्योंकि अगर अभी तक गवर्नमेंट के पास ये डेटा नहीं था कि समाज में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं या फिर कितने लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब उनके पास अगर ये डेटा होगा तो उनको ये बहुत आसानी होगा कि जो भी स्कीम चलाई जा रही है, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयड जनरेशन प्रोग्राम हो गया, तो जितने भी इस तरह के प्रोग्राम चलाई जाती है ये उनको चलाने में काफ़ी आसानी होगा। उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि किस तरह से जॉब का जो अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंचाया जाए, कितने लार्ज स्केल पे, किस स्केल पे जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सके, ताकि जो है जितने भी समाज में श्रमिक लोग हैं या फिर अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको इसका अच्छे तरीके से लाभ मिल पाए। फ्रेंड को ये बताया गया कि अगर वो ई श्रम कार्ड बनवाते हैं और वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप भरेंगे तो उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई श्रम कार्ड और स्कॉलरशिप का दोनों का जो है बिल्कुल सेगमेंट अलग अलग है। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो स्कॉलरशिप जो है आपके पढ़ाई में किस तरह का परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो भी आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं, या फिर स्कॉलरशिप आपने भरा है तो भी आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ देखेंगे कि हम ई श्रम कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक इस तरह का अपडेटेड वीडियो पहुंचता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप तक इस तरह का अपडेटेड वीडियो बनाकर देते रहने का। चलिए फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।